1789 का 14 जुलाई का दिन पेरिस के अंदर 7,000 जितने आदमी और औरत इकट्ठा होकर एक छोटा सा मिलिट्री ग्रुप बनाते हैं जिसको फ्रांस में मिलिशिया कहा जाता है। ये लोग प्राइस हाइक्स और समाज में फैली अराजकता के कारण काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और गुस्से में वो फ्रांस का किला जिसको बेस्टाइल कहा गया है वहां पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर अटैक करने के बाद वो वहां के कमांडर को भी मार देते हैं और साथ साथ में वहां के जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको भी रिहा कर देते हैं। यहां से आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगाज होता है। लेकिन ये भीड़ इतनी गुस्सा क्यों थी? उन्होंने अटैक एक किले पे क्यों किया? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में, जो बेस्ड है स्टैंडर्ड 9 की हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। अगर आप अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पहले 3 चैप्टर्स हैं वो डेमोक्रेसी के वैल्यू को ना ही सिर्फ एस्टैब्लिश करता है बल्कि प्रूव करता है कि वो दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेटर। अभी आपने जैसे प्रीफेस के अंदर देखा कि फ्रांस की जो जनता है वो काफी गुस्साई हुई है। उन्होंने राजा के किले के ऊपर ही अटैक कर दिया और वहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। पर उनके गुस्से का कारण क्या है? तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है वो ये है कि जो 1776 है ये साल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल में 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। सबसे पहला, फ्रांस के अंदर लुई 16 को फ्रांस का राजा घोषित किया जाता है और उनकी शादी जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट के साथ होती है। मैरी एंटोनिएट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आगे भी उसका हमारे स्टोरी के अंदर इंपॉर्टेंस होगा। 1776 के अंदर लुई द 16 जब फ्रांस के राजा बनते हैं तो उसके तुरंत बाद उनकी जो लाइफस्टाइल है या उनके जो डिसीजंस हैं उसकी वजह से फ्रांस के अंदर बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। अब बेसिकली है क्या वहां? सबसे पहले फ्रांस जो है वो ब्रिटेन के साथ बहुत सालों तक वॉर में होता है और वॉर में होने के कारण फ्रांस का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रेजरी जो होती है ना फ्रांस उसके ऊपर भार पड़ता है। तो राजा जो होता है वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं से बैंक से या फिर बिजनेसमैन से पैसे उधार लेकर भी वो वॉर जो होता है वो लड़ता है। इसी साल 1776 अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो है वो अपनी आजादी के लिए लड़ रही होती है और इस लड़ाई के अंदर नॉर्मली जैसा हमने सुना है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन और अमेरिका भी अपनी लड़ाई ब्रिटेन के साथ ही लड़ रहा था। तो उस हिसाब से फ्रांस और अमेरिका दोनों दोस्त। सो दैट्स व्हाई फ्रांस ने अपना सपोर्ट जो है वो अमेरिका को दिया। इनफैक्ट उन्होंने उधार ले लेकर अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले 2 रीजन, सबसे पहला द लॉन्ग वॉर्स और दूसरा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 2 मेजर रीजन बनते हैं फ्रांस की ट्रेजरी के ऊपर इतना हैवी लोड लेने में। अब तीसरा यहाँ पर एक रीजन बनता है कि जब ये लोन लिया जा रहा होता है तो लोन जो है जो आपके जितने भी लेंडर्स या फिर बैंक्स दे रहे होते हैं तो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इन्होंने 10% का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो ऑलमोस्ट खाली हो गई और अभी भी उनका ये जो बकाया है, ये जो पूरा का पूरा लोन है वो चुकता नहीं हुआ है। उसके 2 और रीजन है। सबसे पहला, लुई 16 और मैरी एंटोनिएट काफी लेविश लाइफस्टाइल फॉलो करते थे और उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि एकदम मस्त खाना पीना उठना, जिसको हम लोग कहते हैं उनकी लाइफ शराब शबाब और कबाब के अंदर मसरूफ थी। सो उसकी वजह से लेविश लाइफस्टाइल की वजह से उन्होंने एक नया पैलेस जो है वो फॉर्म किया जिसको हम कहते हैं द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। द पैलेस ऑफ वर्साइल्स जो है वो हिस्टोरिकल पैलेस है जिसका हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी सिग्निफिकेंस समझेंगे और ये पैलेस को बनाने और मेंटेन करने का खर्चा बहुत होता है।
साथ ही साथ में मेंटेनेंस। देखिए, एक शहर होता है, एक देश होता है, उसमें बेसिक मेंटेनेंस रखना जरूरी होता है कि जैसे रोड्स हैं, आपके गार्डन्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब चीजें तो मेंटेन करनी पड़ती है ना, तो उसके लिए भी तो सरकार को खर्चा लगता है। सो ये हमारे 5 रीजन है जिसकी वजह से ट्रेजरी, फ्रांस के ट्रेजरी जो है वो एक तरीके से खाली हो जाती है। अब फ्रांस का राजा लुई 16 यहाँ पे सोच रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा करते करते 1789 का ईयर आ जाता है और यहां तक पहुंचते हुए इन 15 सालों में फ्रांस के अंदर बहुत अनइवन क्रॉप प्रोडक्शन होता है, खास करके जो वीट है, जो बेसिकली जिसके अंदर से ब्रेड बनता है, वो वीट का प्रोडक्शन जो है वो काफी अनइवन होता है, काफी कह सकते हैं कि फिक्स नहीं होता। किसी साल अच्छा क्रॉप होता है, किसी साल बैड हार्वेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ द हिल्स एंड एवरीथिंग। तो वहां पर गेहूं की कमी, और गेहूं की कमी जहां पर होती है उसकी वजह से ब्रेड की कमी है, और ब्रेड की कमी की वजह से उसके प्राइस काफी शूट तक जाते हैं। ऑलरेडी जो लोग हैं वो इस हाई प्राइस का बोझ अपने ऊपर सहन कर रहे हैं, और इसी बीच जो हमारे राजा हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक नए टैक्स की जरूरत है जिससे फ्रांस की ट्रेजरी जो है वो फिर से भरी जाए और लोगों को नई फैसिलिटीज दी जाए, ये लोन जो है वो चुकता किया जाए, ये उनके माइंड में चले। अब फ्रांस के अंदर ऐसा है कि अगर राजा को नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है तो वो खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें एक कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है द एस्टेट जनरल मीटिंग। अब ये एस्टेट जनरल मीटिंग क्या है, उसके पहले हम लोग समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ एस्टेट। दोस्तों, अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको साझा कीजिए, ताकि क्विक रिवीजन जो ये हमारा हो रहा है उसको और भी थोड़ा सा वेग मिले, हमारे वीडियो को लाइक मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आने वाले हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Moving on with the new topic. Now we will study about the estates in the old regime. दोस्तों, एग्जाम के अंदर बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि so friends, now we will study about the feudal system जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर the division in the estate. फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके एस्टेट के 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहला जो एस्टेट है वो क्लर्जी कहलाता है। क्लर्जी आर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द चर्च, चर्च के साथ एसोसिएटेड है, तो बेसिकली उनकी जो समाज में पोजीशन है उसका उनको प्रिविलेज मिलता है। दे एंजॉय द प्रिविलेज बाय पोजीशन, एंड उसकी वजह से उनको टैक्स में एग्जेम्प्ट किया जाता है, उनको टैक्स से माफ कर देते हैं। एट द सेम टाइम ये खुद एक टैक्स वसूल करते हैं जिसको कहा जाता है टाइथ। टाइथ मतलब कि कोई भी आपका प्रोडक्शन है उसका 1/10 हिस्सा, कितना 1/10 हिस्सा आपको दे देना होता है आपके चर्च। दैट मींस अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया तो उसमें से 10 रुपए का प्रोडक्शन जाएगा चर्च। सो बेसिकली ये कोई टैक्स नहीं पे करते, लेकिन इसके सामने ये टैक्स वसूल करते हैं। सो बेसिकली दे ओन अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, दे ओन अ लॉट ऑफ लैंड इन फ्रांस, एंड चर्चेस आर फिल्दी रिच इन दिस केस। दूसरा अगर हम एस्टेट देखें, सो दैट इज द नोबिलिटी। नोबिलिटी मींस राजा और राजा के कोर्ट के अंदर रहने वाले जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, नोबल्स होते हैं, ये सारे के सारे नोबिलिटीज के अंदर आते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो भी इसी प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं। सो सिंस उनके बच्चे हैं, सो दे एंजॉय द प्रिविलेज बाय बर्थ। क्लर्जी यूज्ड टू एंजॉय प्रिविलेज बाय पोजीशन, एंड दिस इज प्रिविलेज बाय बर्थ। ये भी किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करते हैं। ऊपर से दे चार्ज दिस इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइम, इसको टाइम पढ़ते हैं, एंड ये जो है ये ओवरऑल प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा है। टाइम्स 1/10 एंड ये 1/6। तो अगर उस हिसाब से देखने जाए ना तो प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा, मतलब कि 100 रुपए कमाए तो उसके अंदर 16 रुपए, तो 10 रुपए ऑलरेडी गए हमारे चर्च के पास और 16 रुपए गए हमारे क्लर्जी के पास, सॉरी 16 रुपए गए हमारे नोबिलिटी के पास। तो 26 रुपए तो हमारे ऐसे ही चले गए, राइट।
अब ये 26 रुपए भरता कौन था? तो भरता था हमारा थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट बेसिकली दो हिस्से में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा जो था वो जिसको कहते हैं क्रीम लेयर था, कि भाई जहां पर बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मर्चेंट्स, फिल्दी लोग, फिल्दी नहीं कह सकते, रिच लोग जो है वो वहां पर रहते थे। एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरा हिस्सा भी जो है, जो देश की 90% पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता था, वो था पीजेंट्स, मेजन्स, आर्टिजन्स, जितने भी मिनियल जॉब करते हैं वैसे लोग। इसके ऊपर एक मिथ है जो हमने एक वीडियो के अंदर पोस्ट किया था। उस वीडियो को अगर आपको देखना हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड ये वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 एस्टेट्स हैं। एपेरेंटली पीजेंट्स, मेजेंट्स, आर्टिजन्स जो है, जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं है, जिनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वो बहुत ही मीगर वेजेस के ऊपर काम करते हैं। तो मीगर वेजेस के ऊपर काम करने के कारण उनके पास उतना पैसा ही नहीं बचता कि वो ज्यादा टैक्स दे सके। हाँ, अगर कोई ऐसा लेबरर है कि जो किसी के यहाँ पर एज अ टेनेंट वर्क करता है, उसके अंदर से कुछ प्रोडक्शन मिलता है, तो वो थोड़ा प्रोडक्शन ये दोनों जो एस्टेट्स हैं उनको देकर आता है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर के अंदर जो नोबल मैन है ना, वो एक आम इंसान का एक प्रकार से शोषण कर रहा है, वो दिख रहा है। उसको दिखाते हुए साइड में एक मकड़ी का जाला बनाया हुआ है, उसमें मकड़ी है और उसमें बेचारी एक मक्खी फंस गई है। अब वो मकड़ी उस मक्खी जो ऑलरेडी बेचारी फंस चुकी है, आधी मर चुकी है, उसको शोषण करेगा और अपना पेट भरेगा। तो यहाँ पर मकड़ी जो है वो नोबल्स मैन को डेपिक्ट कर रही है, और जो बेचारी मक्खी है वो पीजेंट को डेपिक्ट कर रही है, क्योंकि एक तरीके से पीजेंट जो है वही नोबल मैन को नोबल मैन का पेट भर रहा है। काफी सिंबॉलिक पेंटिंग है ये। अगर हम इस चीज को थोड़ा आगे देखें, सो सिंस नोबल मैन वर वर्किंग वेरी लिमिटेड, उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन थी वो काफी कम थी, तो उसके कारण वो टैक्स नहीं दे कर पा रहे थे। तो आखिर में टैक्स भर कौन रहा? क्योंकि ये तो भर नहीं रहे थे, तो 90% पॉपुलेशन बहुत ही कम टैक्स भर रही थी, तो बाकी का जो टैक्स था वो भर रहे थे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड लॉयर्स। ये ओवरऑल पॉपुलेशन का केवल 5% हिस्सा थे। सो फ्रेंड्स, ये जो 5% हिस्सा है ना, जो ऊपर के 2 एस्टेट्स और नीचे थर्ड एस्टेट के हिस्से के बीच में दबा हुआ था, इसलिए इसको मिडिल क्लास कहते हैं, बीच में दबा हुआ हिस्सा। द ओनली डिफरेंस इज कि आज के जमाने में ये जो मिडिल क्लास है, ये 5% से बढ़कर 50% से ऊपर हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमारे एस्टेट्स का हमें हल पता चलता है। इसके आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर आगे क्या होता है, किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन पैन आउट होता है और उसकी सोसाइटी और यूरोपियन समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को भी आप फॉलो कीजिए। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।